हेलो दोस्तों, आज हम संविधान के टॉप 10 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो परीक्षा में अक्सर घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। भारत के संविधान से संबंधित मैंने ये वीडियो की सीरीज बनाई है टॉप 10 प्रश्नों की, जिसमें हम टॉप 10 प्रश्नों पर गहन विश्लेषण करेंगे, जिससे आपके लगभग 50 प्रश्न कवर हो जाएं। मैंने ये वीडियो इसलिए शुरुआत करी है कि हम परीक्षा में जो प्रश्न आ रहे हैं टॉप 10 प्रश्न की सीरीज पे गहन चर्चा करेंगे। होता क्या, परीक्षा में जब आप परीक्षा पेपर देने जाते हैं, प्रश्न आपके सामने आया, आप पढ़ के गए थे कुछ, उसने प्रश्न थोड़ा सा घुमा दिया, आप कंफ्यूज हो गए और गलत आंसर लगाए। इसलिए जो प्रश्न आ रहे हैं उन पर हम गहन विश्लेषण करेंगे। कौन कौन से क्रॉस क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रश्न किस प्रकार पूछा जा सकता है, सब पर चर्चा करेंगे ताकि हमारा कोई प्रश्न गलत ना हो सके। ये पहली सीरीज है, पहला पार्ट है। इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि भारत का संविधान किसने बनाया। अक्सर ये प्रश्न कंफ्यूज करता है। आंसर क्या है? इसका बेस्ट आंसर है भारत का संविधान संविधान सभा ने बनाया। अच्छा, ऑप्शन में आपको मिलेंगे भारत संविधान किसने बनाया, संविधान सभा मिलेगा, डॉक्टर अंबेडकर मिलेगा। कंफ्यूजन यहीं पैदा होता है। बहुत से लड़के क्या करते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पे टिक लगाए जाते हैं, तो वो आंसर गलत हो जाता है। देखिए, संविधान जो बनाया है हमारा वो संविधान सभा ने बनाया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिन्होंने संविधान का एक ड्राफ्ट तैयार किया। उस ड्राफ्ट के आधार पर यह संविधान बनाया गया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संविधान बनाने में प्रमुख भूमिका थी। इस कारण से हम उन्हें संविधान का जनक कहते हैं। लेकिन अगर यह प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान किसने बनाया, तो आंसर हमारा बेस्ट होगा संविधान सभा ने बनाया। एक बार इंटरव्यू में एक मेरे मित्र से ऐसे ही पूछ लिया गया, संविधान किसने बनाया? आंसर उसने दे दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बस बंटाधार हो गया। इसलिए प्रश्न को समझिए। दूसरा प्रश्न है, संविधान कब स्वीकार किया गया, कब लागू किया गया। ये दो प्रकार की तारीखें यहां आती हैं जो कंफ्यूज करती हैं अभ्यर्थियों को। देखिए, संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान बना लिया था पूरा, और उसी दिन इसने संविधान को स्वीकार कर लिया। यानी 26 नवंबर 1949 संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हम इस संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार करते हैं। संविधान को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन लागू नहीं किया गया हमारे देश में। उसके पीछे एक कारण यह था कि 26 जनवरी का हमारे लिए एक विशेष महत्व था। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। तो वो 26 जनवरी 1930 वाली उस 26 जनवरी को देखते हुए यह फैसला लिया गया कि संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाएगा। एक प्रश्न यह है, नीति निर्देशक तत्व पूछा जाता है कि कौन सा वाद योग्य नहीं है। तो मूल अधिकार वर्सेस नीति निर्देशक तत्व, यहां से प्रश्न उठता है। देखिए, मूल अधिकार वाद योग्य हैं। यदि आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में वाद दायर कर सकते हैं, केस दायर कर सकते हैं कि मेरे इन अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। न्यायपालिका लागू करेगी उन अधिकारों को। लेकिन नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आप केस दायर नहीं कर सकते हो। यदि सरकार इनको लागू नहीं करती है तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में केस दायर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है। अगला प्रश्न बनता है कि किस मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। यह बहुत कंफ्यूज करता है प्रश्न। देखिए, संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, इतना तो आप जानते हैं। कंफ्यूजन कहां पैदा होता है? जब वो प्रश्न पूछता है कि संपत्ति के अधिकार की वर्तमान पोजीशन क्या है, संवैधानिक है, कानूनी है, क्या है पोजीशन, या गैर संवैधानिक है, यह प्रश्न कंफ्यूज करता है। तो 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, एक खत्म हो गया संपत्ति का। अब कितने बचे? 6 मूल अधिकार बचे हैं।
44वें संशोधन द्वारा, ये याद कर लीजिए, बहुत पूछा जाता है किस संशोधन द्वारा हुआ क्या है। इसमें देखिए, मूल अधिकारों वाला जो भाग है, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, ये मूल अधिकारों वाला भाग है। इसमें अनुच्छेद 13 है जो ये कहता है कि मूल अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधि शून्य होगी। अब संपत्ति का अधिकार जब मूल अधिकारों की श्रेणी में था तो सरकार को कानून बनाने में बहुत दिक्कतें आ रही थी। जमींदारी उन्मूलन कानून, क्योंकि लोग बाग जो थे वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट चले गए कि हमारे तो संपत्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, इसलिए सरकार ने इस संपत्ति के मूल अधिकार को, अधिकार समाप्त नहीं हुआ है, अधिकार आज भी है, लेकिन जो भाग 3 था मूल अधिकारों वाला भाग, वहां से हटा करके अनुच्छेद 300 के में रख दिया गया है। तो ये संवैधानिक अधिकार है। क्यों? जो चीज संविधान में है तो उसको हम संवैधानिक कहेंगे, लेकिन मूल अधिकार नहीं है क्योंकि भाग 3 में नहीं है, तो भाग 3 से हटाकर अनुच्छेद 300 के में डाल दिया गया है। इसका मतलब ये संवैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे निर्वाचन आयोग है या नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इनका जिक्र संविधान में है तो ये संवैधानिक संस्थाएं हैं। योजना आयोग या नीति आयोग संविधान में नहीं है तो वो गैर संवैधानिक संस्था है, लेकिन ये 300 के में है अधिकार, संपत्ति का अधिकार, इसलिए इसको हम संवैधानिक अधिकार कहेंगे, मूल अधिकार नहीं कह सकते। अगला प्रश्न ये पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा है। ये बहुत कंफ्यूज करता है। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर की अगर बात आती है तो अनुच्छेद 32, उन्होंने अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इस अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। कंफ्यूजन कहां पैदा होता है? देखिए, अगर पूछता है संविधान की आत्मा क्या है तो उसका आंसर होगा प्रस्तावना। निश्चित तौर पर किसी भी किताब का पहला पेज जो होता है, जो प्रस्तावना होता है, उसको हम उसकी आत्मा कह सकते हैं, क्योंकि उस पेज को पढ़कर आप पूरी किताब का आइडिया लगा सकते हो कि मुझे इस किताब में क्या पढ़ने को मिलेगा। तो केवल अगर ये पूछता है कि संविधान की आत्मा क्या है तो प्रस्तावना आंसर होगा, लेकिन ये पूछता कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको कहा है तो अनुच्छेद 32 आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? पहले संविधान में नहीं थे मूल कर्तव्य, पहले केवल मूल अधिकार थे, लेकिन सरकार ने सोचा कि भाई मूल अधिकार अधूरे हैं यदि मूल कर्तव्य ना हो, दोनों पूरक हैं, अधिकार और कर्तव्य दोनों पूरक हैं, इसी कारण से मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। प्रश्न ये पूछा जाता है किस संशोधन द्वारा? 42वें संशोधन द्वारा। ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। ये भी पूछा जाता है किस संविधान से लिए गए? भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। तो संविधान का संशोधन 42वें संशोधन द्वारा संविधान का संशोधन करके संविधान में भाग 4 के जोड़ा गया है और अनुच्छेद 51 के जोड़ा गया है, जिसमें मूल कर्तव्य रखे गए हैं। वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। अगला प्रश्न है राज्यसभा का कार्यकाल। यह भी बहुत कंफ्यूज करता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष है, 6 वर्ष है, 7 वर्ष है, 8 वर्ष है, कितना है? यहां आप कंफ्यूजन को दूर कीजिए। देखिए, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है, सदन का कोई कार्यकाल नहीं है। क्यों? राज्यसभा एक स्थायी सदन है, परमानेंट सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। लोकसभा का तो 5 वर्ष बाद विघटन हो जाता है, लेकिन इसका विघटन नहीं होता है। पूछता राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? विघटन नहीं होता है इसका, वो स्थायी सदन है। प्रश्न एक और बनता है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना है, तो 6 वर्ष आएगा उसका आंसर। समझिए इसको अंदर को, राज्यसभा का विघटन नहीं होता, स्थायी सदन है, लेकिन इसके जो सदस्य हैं, राज्यसभा के जो मेंबर हैं, उसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है कि संसद किससे मिलकर बनती है? संसद देखिए 3 चीजों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों ही संसद के भाग हैं। अब आप कहेंगे संसद के तो 2 सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा,
राष्ट्रपति कैसे हो गया इसका मेंबर? देखिए, संसद कानून बनाती है और कोई भी कानून तभी लागू होता है जब दोनों सदन पास कर दें और उसके बाद भारत का राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर दे। तो इसका मतलब कानून तभी बनेगा जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा। इसलिए राष्ट्रपति संसद का भाग है। ये तीनों ही संसद के भाग हैं। अगला प्रश्न यही है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? देखिए, मंत्रिपरिषद जो है निचले सदन यानी लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। सामूहिक का मतलब समझ लीजिए, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। मतलब कि अगर लोकसभा में कोई एक मंत्री भी हार जाता है तो पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि उत्तरदायित्व सामूहिक है। सभी मंत्रियों का उत्तरदायित्व है, किसी एक का नहीं। अगर एक मंत्री हारा तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न है जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछा जाता है अक्सर परीक्षाओं में कि संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस बाद में दिया गया था? इसका आंसर है केशवानंद भारती। देखिए, सिद्धांत क्या है? मूल ढांचे का सिद्धांत। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि संविधान के कुछ भाग ऐसे हैं जिनमें संसद संशोधन नहीं कर सकती, उसे हम मूल ढांचे का सिद्धांत कहते हैं। ये किस बाद में दिया गया था? अक्सर जो प्रश्न पूछा था कि किस बाद में दिया गया था, केशवानंद भारती के बाद में 1973 में दिया गया था। दोस्तों, तो आज मैंने उन प्रश्नों को लिया जिनमें आप कंफ्यूज अधिक होते हैं। ऐसे ही प्रश्नों के संग्रह मैं आपको पेश करता रहूंगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।